कि आपका ये जो कंसर्न है कि इंडिया जब भी इन्हें इंडिया की डेवलपमेंट नजर नहीं आती। मैंने किसी लिबरल को, किसी लेफ्टिस्ट पाकिस्तानी को जो आज इंडिया ने तरक्की की या कर रहा है उसका जिक्र करते नहीं सुना। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। आने वाले समय में पाकिस्तान को 180 किलोमीटर रेंज वाली अमेरिकन मिसाइल सिस्टम मिल सकती है। भारत भी तो रशिया से R-37M अक्वायर कर रहा है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। AMRAAM 120, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने रूस के साथ में RVV-BD का समझौता कर लिया। ये हथियार रूस में बनी RVV-BD मिसाइल, जिसे R-37 के नाम से भी जाना जाता है। आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। ऑप सिंदूर 2.0 अत्यंत निकट है। और आज तक 75 इयर्स में भी मुसलमान जो हैं वो अपनी कोई नेशनल लीडरशिप, कोई नॉन लीडरशिप हो, कोई वाइज लीडरशिप जो नजर आने वाली हो, वो नहीं बना सके। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। डबल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस R-37 मैक 6 से अधिक की गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। मांडवी वाला साहब, पहले आप बता दीजिए, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनका मैंने तज़किरा किया, ये आमतौर पर किसी मुल्कों में इनको सक्सेस स्टोरी के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है कि ये हमारे मुल्क में कंपनियां काम करी। यहाँ MNCs एक के बाद एक छोड़ के जाना शुरू होगी। एक तरफ भूखनंग का आपने ड्रामा कर रखा है दुनिया के सामने कि मर गए चावल दे दो वरना मर जाएंगे, और यहां पे उल्टा आप ईसाइयों को, राइट, जिन ईसाइयों की एड से, IMF क्या ईसाइयों का ही तो है वो पूरा। भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है, और न सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं, जो ईरान पे बरसाए गए, वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि AIM-120 करके एक मिसाइल है जो कि US जो है वो देने वाला था पाकिस्तान को। अब देखिए, पहले ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका कुछ चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को देगा तो हमें उसके काउंटर में कुछ और चीज़ परचेस करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली हम रशिया से परचेस करेंगे, कॉस्टली आएगी। लेकिन अब हमें वो पैसों की नहीं पड़ी है, अब हमें पड़ी है अपने डिफेंस की। कई सारे क्षेत्र में हम खुद पर निर्भर हो चुके हैं, मतलब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि AIM-120 जो मिसाइल है उसका तोड़ जो है वो R-37M में है। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर, और पाकिस्तान की भी और अमेरिका की भी इसीलिए जलती है कि कई सारे क्षेत्र में वो रशिया को टक्कर देता है अमेरिका, या फिर पीछे छोड़ चुका है। लेकिन ये डिफेंस के मामले में रशिया पकड़ में नहीं आ रहा है, चाहे वो S-400 हो, अब बनने वाला S-500 हो, या फिर कई सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि जहाँ पर रशिया जो है वो अभी भी बहुत दूर है अमेरिका से, और इसीलिए ये अमेरिका को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। तो ऑप सिंदूर 2.0 अत्यंत निकट है। ये बार बार स्पष्ट हो रहा है। आपको मैंने कई बार बता दिया कि हमारी ओर से किस तरह के स्टेटमेंट गए हैं। रक्षा मंत्री से गए हैं, एयर चीफ से गए हैं, आर्मी चीफ से गए हैं, नेवल चीफ चुपचाप है। क्यों? क्योंकि एक्शन उन्हीं की तरफ से होना है। उधर यदि आप देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में लगातार जोर शोर से जबान दराजी चल रही है। जी हाँ, आज इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की थी रावलपिंडी में, और रावलपिंडी की कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद में ISPR का स्टेटमेंट आया है कि हम दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे इस बार, जैसे पहले किया था। यानी पहले हमने 9 गंवाए थे और इस बार 9 टारगेट गंवाए थे टेररिस्ट वाले, तो इस बार 18 गंवा देंगे, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और पिछली बार हमने 11 बेस गंवाए थे और 12 एयरक्राफ्ट गंवाए थे, 9, 11, 12, हाँ ये है आंकड़ा। तो अब हम इसको डबल कर देंगे या 3 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि बेस तो अब ज़्यादा बचे नहीं है। 11 गए थे
तो अब इस बार जो है वो 5, 6, 7 और बचे हुए हैं, तो जो 11 को दोबारा अटैक भी करेंगे और करेंगे तो भाई कितने बेस अटैक करेंगे, उसके अलावा और क्या करेंगे भाई। और इस बार भारत ने भी कमर कस रखी है कि इस बार भैया कुछ ऐसा करेंगे जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। और सोचा इसलिए नहीं होगा कि भाई देखिए अमेरिका का बहुत सारा साजो सामान है ना, F-16 को मिसाइल दी जा रही है बड़ी वाली, कौन सी AMRAAM 120, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने रूस के साथ में RVV-BD का समझौता कर लिया और जो मीटियोर है फ्रेंच वाली उसको भी इंटीग्रेट कर लिया। बाकी आपको पता ही है कि नो फ्लाई जोन तो हो ही जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नो फ्लाई जोन 400 किलोमीटर का हो जाएगा। लेकिन जो समाचार आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो फौज है पाकिस्तानी, उस पाकिस्तानी फौज को आपके नॉर्दर्न पंजाब में इकट्ठा किया जा रहा है। तो नॉर्दर्न पंजाब में फौज को इकट्ठा किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई इस बार आर्मी चीफ एक्टिव होना चाहता है। पिछली बार वो एक्टिव हो ही नहीं पाया, सारा का सारा एक्शन जो है वो एयर का, इंडियन एयर फोर्स का, पाकिस्तानी एयर डिफेंस का यही होके रह गया। नेवी का एक्शन कुछ हो नहीं पाया। इस बार नेवी का भी होगा तो भी ये जो है ये धूल फांकता रह जाएगा। उसके बाद भी इसने जो है जो इन्फ्लुएंस है इसका, और शहबाज शरीफ जिस तरह से इसको लेके चलना चाहता है, क्योंकि वो डरता है इमरान खान से, उसको ये लगता है कि ये जो आसिम मुनीर है ये इतना बर्बर है, ये इतना क्रूर है कि ये किसी भी हालत में इमरान खान को निकलने नहीं देगा, क्योंकि इसको ये पता है कि इमरान खान यदि बाहर निकल आया तो इसकी छुट्टी हो जाएगी। आपको यदि याद हो तो मैं याद दिला दूं कि ये ISI चीफ हुआ करता था, और जो पाकिस्तान की स्कीम है उसमें ISI चीफ। साहब 2-3 बड़े अहम इश्यूज हैं, मगर मैं पहले ये आता हूं कि एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असला खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं, एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा। हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है, इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के एक ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ कि वो, ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज हैं वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो हेजमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल ही जी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घिनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है? भारत टेस्ट करेगा अपना एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि, जो मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत सिर्फ रीजन ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी मिलिट्री टेक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। साथ ही प्राइवेट कंपनीज को मिसाइल एम्युनिशन प्रोडक्शन में एंट्री मिल चुकी है। तो बड़े अपडेट के साथ आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर से शामिल है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, ध्वनि के साथ साथ जो है भारत हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में एंट्री लेने जा रहा है। ये चाइना और रशिया की मोनोपोली तोड़ेगा क्या? देखिए, चाइना और रशिया की नहीं, इवन अमेरिका की मोनोपोली तोड़ेगा।
भारत एक तरह से ये होम ग्रोन, एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग लगातार करता जा रहा है। जो हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 2.8 माक, और ये ध्वनि जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी माक 5 होने वाली है। हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने वाले हैं। उसका डिलीवरी सिस्टम्स कैसा रहेगा कि वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हम डिलीवर कर पाएंगे, और ऐसी भी मिसाइल्स होगी जो सी बेस भी हम कर पाएंगे, और उसके बाद हम उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा भी बना पाएंगे। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मार्क 5 है सिर्फ मार्क 5 नहीं रहेगी, एटलीस्ट मार्क 8, 9 या 11 तक होने वाली है। मेरा ये मानना है कि भारत इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो करने वाला है, इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसको कोई भी दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से डेडली होने वाला है। अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर जल्दी होता है तो हम इसका वापस इसको नूर खान बेस के ऊपर हम इसको वापस यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग के बाद इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद आर्मी, एयरफोर्स सब इसका ऑर्डर देने वाले हैं। तो ये चीज ऐसी है, इसका कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगा, इसके अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे, और इसका मिनिएचराइजेशन भी होगा, ताकि मतलब इसको कम प्रॉब्लम्स के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है। सवाल है वो ये कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको मिसाइल और एम्यूनिशन प्रोडक्शन में लाना, ये किस तरह का कदम रहेगा? देखिए, भारत के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है, और भारत अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो 4 दिन के लिए हुआ था। बाई चांस सोच लीजिए अगर हमें 2 फ्रंट वॉर करना पड़े, पाकिस्तान और चाइना साथ में हम पे अटैक कर दे, तो हमारे पास एम्यूनिशंस नहीं रहेंगे। जो भारत की कंपनीज है जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अब प्राइवेट वालों को अगर हम ये परमिशन दे देते हैं, देन यू विल सी देश के अंदर एक प्राइवेट पब्लिक इकोसिस्टम बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। अभी मिसाइल सिर्फ भारतीय डायनामिक्स बनाता है। अभी सोच लीजिए बाकी कंपनी जैसे देश के अंदर है अदानी एरोस्पेस, फिर बाद में रिलायंस की एक डिफेंस कंपनी है, और फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, महिंद्रा है। इनके अंदर भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि ये देश के अंदर एम्यूनिशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी 105 mm, 130 mm, 150 mm के आर्टिलरी शेल्स बना सकते हैं, पिनाका मिसाइल्स बना सकते हैं, जो 1000 किलो के पाउंड बॉम्ब होते हैं वो भी बना पाएंगे, मोटर बॉम्ब्स बना पाएंगे, हैंड ग्रेनेड्स बना पाएंगे। देखिए, युद्ध के टाइम पे आपको सप्लाई जरूरी है, उस समय आप कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर सकते, और जरूरत से ज्यादा अगर वॉर छिड़ जाता है, और लाइकलीहुड है कि नेक्स्ट वॉर जो होगा तो शॉर्ट वॉर नहीं होने वाला है। इसके लिए भारत सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको अलाउ कर दिया है। सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए, अटैक्स वगैरह हुए, उसके बाद हमें तो ये लग रहा था कि चलो अब सीज फायर हो गया तो शायद कुछ अमन होगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी, और अगर एक दूसरे के साथ बात ना भी करें तब भी जैसे कहते हैं अपने अपने घरों में सब खुश रहेंगे। लेकिन एक बार फिर सर इसी तरह की स्टेटमेंट शुरू हो गई हैं, और भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे डीजी ISPR साहब हो। जी, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि अब भी जो वार ऑफ वर्ड्स है ये हमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो और ख़ास तौर पे हमें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मोहतात होना चाहिए कि वी आर अ स्मॉलर कंट्री, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारी इकानमी जो है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और ख्वाजा आसिफ का मुझे बहुत हैरत होती है कि वो 2006-07 में अब देखिए किस तरह की बातें किया करते थे, और कई लोगों ने उनको एम्बैरस करने के लिए वो पुरानी वीडियो कई दफ़ा लगाई भी है कि ये आप ही हैं, आप ये क्या बातें कर रहे थे उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो आप पता नहीं वो उसका कुफारा अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है, और अब ये कहा जा रहा है, अब सुनने में आ रहा है कि कोर्ट के अंदर ये एक पिटीशन गई है कि सर्वे कराया जाए। देखें, ऊपर नीचे 3 बयान आए। राजनाथ ने बयान दिया
और कहा कि तारीख और जुग्राफिया बदल देंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है नाज़रीन इकराम वो ये है जो आज खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र, इंडिया बताना चाह रहा है अमेरिका को भी, सऊदी अरेबिया को भी कि आपने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, हम फिर भी बहुत रेलेवेंट प्लेयर हैं, हम फिर भी अग्रेशन, हम फिर भी हिला सकते हैं पूरे एरिया को। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है। आर्मी टू प्रोक्योर AK-630 एयर डिफेंस गन्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों ये बड़ी अनहोनी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों। बाकायदा तौर पे ऐसे मौके पे जब मुसलमानों को मुत्तहद होने की जरूरत है, तुर्की ने अपने ही एक मुसलमान बरादर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा, इस मर्तबा हम जो है वो अंदर घुसेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जोग्राफिये को तब्दील करके रख देंगे। और मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था हिंदुस्तान की फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का, वो 78 साल कभी पॉलिटिक्स में नहीं आई, उनका कोई रोल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपना हमेशा अपने प्रोफेशनल की तरफ ध्यान रखा। जल प्रहार 2025 ये बेसिकली नाज़रीन इकराम नेवल एक्सरसाइजेज हैं और ये इंडियन नेवी ने एम्फीबियस एक्सरसाइजेज की और 2 फेज ज्वाइंट एक्सरसाइजेज थी इंडियन नेवी और आर्मी ने मिलकर की। सर ये जैसे जैसे ट्रंप की हल्फ बर्दारी करीब आ रही है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो तनाव का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है या भारत में घुसने की कोशिश की है, तो इसके दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके दरमियान और दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो इस वक्त शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। इंडिया अमेरिका की नहीं सुनता, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। तो जब मैंने इस खबर को भी एनालाइज किया है तो इससे अंदाजा हुआ है कि इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अगर एक्सरसाइजेज कर रही है और उसके बाद बढ़के मार रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई तैयारी जो है वो कर दी हुई। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप कुछ समय पहले देखिए तो इंडिया की तरफ से बहुत सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें एक सुदर्शन चक्र करके एक टेक्निक थी, या फिर कहे कि इंडिया को डिफेंड करने के लिए जो पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन अब स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं भारत की तरफ से जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और स्टेटमेंट इस तरीके से आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपना भूगोल चेंज करना चाहता है तो ही आतंकवाद को सपोर्ट करे, और अगर ऐसा कुछ आने वाले दिनों में अब हुआ जैसा पहलगांव में हुआ था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी और पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री भी खो देगा और भूगोल भी खो देगा। और अगर पिछले दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो इंडिया में आए थे उनकी स्टेटमेंट अगर आप देखो तो आपको लगेगा, और ना ही सिर्फ उनके विदेश मंत्री, अफगानिस्तान की जनता भी जो ट्विटर पर ट्वीट कर रही थी उसमें पाकिस्तान का नक्शा किस तरीके से बिगाड़ा गया था। बहुत सारा एरिया अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया था, बहुत सारा एरिया इंडिया ने, और छोटा एक टुकड़ा बचा था जिसको कह रहे थे पाकिस्तान। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो राजनाथ सिंह टाइप के जो नेता है हमारे स्टेटमेंट देते हैं तो पाकिस्तान को उसको सीरियसली लेना पड़ता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे भारत की तरफ से कोई बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसी दौरान एक तशवीशनाक खबर ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है और भारत ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है और इसकी टाइमिंग क्यों इतनी अहम है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है नाज़रीन इकराम वो ये है जो आज खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र, आर्मी टू प्रोक्योर AK-630 एयर डिफेंस गन्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। यानी भारत की जो फौज है वो AK-630 एयर डिफेंस गन्स जो है वो खरीदने जा रही है, प्रोक्योर करके उन्हें डिप्लॉय करने जा रही है, और ये मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। अब ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, इसके अलावा एक और इनके मीडिया आउटलेट की हेडलाइन सुने। ये कहते हैं कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड जो है, सुदर्शन चक्र नामी एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस की शील्ड, जैसे डोम्स है ना उसी तरह से एक चक्र ये इंडिया के ऊपर बनाना चाहते हैं, और इसमें ओवर द होराइजन रेडार्स, एनर्जी वेपन्स, सैटेलाइट्स, इन सब को इस एयर डिफेंस शील्ड के अंदर इंडिया इंटीग्रेट करना चाहता है। अब ये है क्या? इंडियन आर्मी नाज़रीन इकराम जो है उसने एक टेंडर जारी किया है कि हमने एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो स्टेट ओन्ड एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है उससे खरीदने हैं मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर। और ये नेशनल सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी ने, जो कि रिसेंटली
15 अगस्त के दिन अनाउंस किया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ये जो एयर डिफेंस गन्स है ना, ये क्या करती हैं? ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी और मॉर्टर गोले, बॉर्डर के ऊपर जो ड्रोन्स आते हैं, जो रॉकेट्स आते हैं, आर्टिलरी और मॉर्टर गोले आते हैं, ये उन थ्रेट्स को रोकने की सलाहियत रखता है और की पॉपुलेशन सेंटर्स और वो जगह जो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के करीब है पाकिस्तान के साथ, उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि भाई ये वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा काम आएगी। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है वो अब ये कह रहा है कि जी ये जो गन सिस्टम है, ये जो हम खरीद रहे हैं, इसे ये मोबाइल गन सिस्टम होगा, यानी इसे जल्दी जल्दी कहीं पर मूव भी किया जा सकेगा और हाई मोबिलिटी व्हीकल होगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर और साइक्लिक रेट जो है ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर 3000 राउंड्स फायर कर सकेगा और इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए ये डिटेक्ट करेगा और एंगेज करेगा आने वाले जो खतरात हैं उन्हें, आने वाले जो टारगेट्स हैं उन्हें। अब इस चीज को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का और एयर डिफेंस गन्स जो है वो प्रोक्योर करके लगाने का फैसला किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जल प्रहार 2025 ये बेसिकली नाज़रीन कराम नेवल एक्सरसाइजेज हैं और ये इंडियन नेवी ने एम्फीबियस एक्सरसाइजेज की और 2 फेज ज्वाइंट एक्सरसाइजेज थी इंडियन नेवी और आर्मी ने मिलकर की। तो जब मैंने इस खबर को भी एनालाइज किया है तो इससे अंदाजा हुआ है कि इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अगर एक्सरसाइजेज कर रही है और उसके बाद बढ़ के मार रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई तैयारी जो है वो कर दी हुई है। और इस सब में यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह रियलाइज हुआ है कि मैरी टाइम पावर, यानी ये जो नेवी की पावर होती है, यानी ना मिसाइल ना बॉर्डर्स, बल्कि जो अगली इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है वो किस तरह से नेवीज को लड़नी पड़ सकती है, इस हवाले से इस वक्त बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरफ तो जैसे ही सर क्रीक की बात की राजनाथ ने, पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर नोटम जारी कर दिया। इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में अबुल कलाम आइलैंड जो है उससे एक तजुर्बा मिसाइल का करने का नोटिफिकेशन एज अ रिस्पॉन्स जारी किया। इनफैक्ट राजनाथ सिंह की तरफ से कराची को पाकिस्तान से अलग करने और उसके बाद भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर त्रिवेदी का खिताब जो कि राजस्थान में उन्होंने अपनी जो फ्रंट लाइन फौजें हैं उनसे खिताब करते हुए किया था और उनका यह कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। इस मर्तबा हम जो है वो अंदर घुसेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जोग्राफिये को तब्दील करके रख देंगे। ये गुज़िश्ता जिस तरह मैंने आपसे कहा था एक वीडियो में कि 36 घंटों में ये तीसरी धमकी थी जो कि भारत की तरफ से सामने आई। उसी मौके पर भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का भी एक खिताब था और उस खिताब में उन्होंने कश्मीर के हवाले से जारहाना बयान दिया था। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा था कि आज़ाद कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और हम आज़ाद कश्मीर को हर सूरत हासिल करके रहेंगे। ये भारत का रिजॉल्व है, भारत का अज़्म है और भारत किसी भी तरीके से अपने इस अज़्म से पीछे नहीं हटेगा। ये बयानात जो कि भारत के वज़ीर दिफा, फिर वज़ीर खारजा, फिर उनके एयर चीफ, फिर उनके आर्मी चीफ की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब उनके नेवल चीफ की तरफ से भी किसी न किसी तरह की कोई ना कोई। राजनाथ सिंह ने हालिया दिनों में भारतीय नेवी से खिताब करते हुए इस बात का इशारा दिया था कि इस मर्तबा जंग का आगाज इंडियन नेवी की तरफ से किया जाएगा। इंडियन नेवी को अगर आप देखें तो इस टाइम पे उनकी तादाद मोर और लेस इंडिया की जो बहरी बेड़ा है वो एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन बहरी बेड़े से भी आगे निकल गई है उसकी तादाद, जिसके अंदर हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करें। तो कहते कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो है इंडियन एयरफोर्स के वो दे विल गो एज ए ट्रेनर्स विद द यूके रॉयल एयरफोर्स। 93 इयर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स का जो ये इवेंट था उसमें जो मेन्यू रखा गया उसमें मतलब भारत डिश का नाम जो है वो पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके से था। इसमें डिशेस के नाम पाकिस्तान की उन लोकेशंस पर थे जिन पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अटैक किया था। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। उससे वो जो कराची वाला एरिया है जिसको सर क्रीक कहते हैं उस पे वो कब्जा कर लेंगे या उधर वो मतलब कि अपने कदम बढ़ाएंगे। मोदी जी आए, भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर और पिछले 10 सालों में नाज़रीन लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब आप और मैं रात की किसी तारीकी में सो रहे होंगे
और किसी आखिरी पहर अचानक हमें मिसाइल्स गिरने की आवाज आएगी। टेररिज्म के लिए भारत बार बार कहता है कि जी आपकी कंट्री से टेररिज्म हो रही, ड्रोन्स गिरने की आवाज आएगी और जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर दिया है। इंडिया जो है वो एग्रीमेंट साइन करेगा मिलिट्री ट्रेनिंग का, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल प्लेयर है। द केयर स्टार्मर मेड अ पॉइंट दैट इंडिया इज ए ग्लोबल प्लेयर। इंडिया इज नॉट ए रीजनल प्लेयर, इंडिया इज नॉट ए लोकल प्लेयर, इंडिया इज ए इंटरनेशनल प्लेयर। लेकिन पर शर्म ना आए, कहते शर्म ना आए तो क्या फिर ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। दो अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है कि 93 ईयर्स होने के बाद यहाँ पर किस हिसाब से इंडिया ने जो मेन्यू रखा है। तो इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जहाँ जहाँ पर तबाही मचाई थी वहाँ के नाम यहाँ पर नोट किए गए हैं। और दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में इंडियन एयरफोर्स जो है वो ब्रिटिश की रॉयल जो फोर्स है, मतलब कि एयरफोर्स, उसको भी ट्रेनिंग देने वाली है। दोनों मुद्दों पर बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को उन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इंडिया किसी ब्रिटिश को ट्रेन करने वाला है या फिर इस डिस्कशन होता है उनको ऐसा भी लगता है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ गया वगैरह वगैरह। लेकिन उनको तकलीफ तब होती है जब इस टाइप की बात आती है कि इंडिया ने पाकिस्तान को प्रोवोक करने के लिए मेनू के डिश के नाम कुछ अजीब रखे हैं। मतलब जहाँ जहाँ इंडियन एयरफोर्स ने तबाही मचाई थी उसके नाम रखे हैं। जैसे होता है ना कि 71 में 93,000 सोल्जर्स का यहाँ पर सरेंडर करवाया गया था। तो इंडिया, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वो सरेंडर वाली फ़ोटो जब दिखाता है तो पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर मान लीजिए इंडिया यहाँ से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी अगर बन जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिस्कशन होगा। लेकिन जब उनको जब इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है ना, तब उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। इंडिया ने जो साइन किए हैं एग्रीमेंट, उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो they will go as a trainers with the UK Royal Air Force। अच्छा, ये एक नई चीज़ है हमारे लिए। This is something very significant कि इंडिया जो है वो एग्रीमेंट साइन करेगा मिलिट्री ट्रेनिंग का, और जिसमें जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं इंडियन एयर फोर्स के, वो एज ए ट्रेनर सर्व करेंगे यूके की रॉयल फोर्स में। अब अगर ये चीज़ अगर देखी जाए तो ये चीज़ उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी जो एयरफोर्स है वो एट पार है एंड ग्लोबल लेवल के बराबर है। अब वो कह रहे हैं जनाब कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो फ्लाई करेगी एज एन इंस्ट्रक्टर जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा यूके की रॉयल एयरफोर्स ट्रेनिंग के अंदर। अब ये चीज़ें पाकिस्तान को एक्सेस नहीं दी जाती लार्जली, सो हमें नहीं ये पूछा जाता, और ये चीज़ें इस तरह नहीं हैं। तो और दूसरी बात यह है कि दोनों जो मुल्क हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि वो इनिशियल जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा, जिसमें इनिशियल सप्लाई ऑफ जो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है वो इंडियन एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे, और आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगे। और अब इंडिया वो उनको कह रहा है कि भाई तुम इधर आओ, हर चीज में ये पार्टनरशिप। 93 इयर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स का जो ये इवेंट था, उसमें जो मेन्यू रखा गया उसमें मतलब भारत देश का नाम जो है वो पाकिस्तान के किसी ना किसी इलाके से था, यानी कोई ना कोई पाकिस्तान का एरिया ऐसा था, चाहे बालाकोट लिख लीजिए, चाहे मुरीद के हो, चाहे रावलपिंडी हो, बहुत से डिशेस जो हैं रावलपिंडी चिकन टिक्का और इस किस्म के नाम जो है वो रखे गए। तो जी बहरहाल ये मेन्यू कार्ड जो है वो पाकिस्तान में भी कई लोग देख रहे हैं और हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं और बड़ा जैसे कहना चाहिए कि उसको हंसी मजाक में लिया जा रहा है। और यकीनन भारत ने भी जब ये मेन्यू कार्ड बनाया होगा, या भारत की एजेंसीज ने, या भारत की गवर्नमेंट ने, या एयरफोर्स ने, तो शायद उन्होंने भी एक शरारत में ये सब नाम रखे होंगे डिशेस के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसका मतलब है कि मटन भी बन रहा है और चिकन भी बन रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बार बार इसके ऊपर जो है वो इंडियन मीडिया पे भी बात की जा रही है। पाकिस्तान में तो खैर हम लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं और यकीनन भारत में भी इसको हंसी मजाक में ही लिया जा रहा होगा। लेकिन आई विश कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना बने
जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर किसी किस्म के अटैक या वॉर की तरफ जाएं। दोनों कंट्रीज में अमन रहे, दोनों कंट्रीज में खुशहाली रहे और दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे कि अमन जो है वो ज्यादा अरसे तक चल सके। खैर, बात हम करेंगे अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जी हाँ, वो भारत पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के साथ तो जी हमारा बहुत ही याराना लगता था। हमें तो ये भी कहा गया था कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आ जाएगी, वैसे ये इमरान खान साहब के टाइम पर उनकी एक जो पार्टी मेंबर थी, उन्होंने टीवी चैनल पे कहा था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो भारत से हमें कश्मीर लेकर देंगे। बहरहाल ऐसा तो ना हो पाया। उनकी जो क्लिप थी उस शो की वो बहुत वायरल हुई और कई इंडियन मीडिया ने भी कई बार दिखाया कि जी ये कह रही हैं जो लीडर थी इमरान खान के पार्टी की कि जी जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसके बाद वो हमें कश्मीर लेके देंगे। उसके साथ ही थी हमने जो है वो इस्लामाबाद में जो एक हाईवे है उसका नाम हमने श्रीनगर हाईवे रख दिया। हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है तालिबान को या तालिबान की गवर्नमेंट को, और वो बजाय भारत वाला कश्मीर लेने के हमारे यहाँ पे श्रीनगर हाईवे तक आने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कहा गया है कि जो तालिबान की अटैक चल रहे तालिबान के वो इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं और मारगला हिल्स तक जा सकते हैं, और मारगला हिल्स के कुछ ही आगे जो है ये श्रीनगर हाईवे जो है वो भी है। तो यकीनन हमने हमारी गलती हमारी है जब हम नाम ही गलत सलत अपने यहाँ पे रख देंगे और फिर ये सोचेंगे कि अब तालिबान आएंगे और वो हमें कश्मीर लेके देंगे, तो जाहिर है इसमें तो गलती हमारी है कि हम उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। मगर ये जरूर है कि तालिबान जो है उनकी अब कह लीजिए कि बातचीत और उनके टर्म्स जो है वो भारत से बहुत अच्छे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आमिर खान मुत्तकी जो है यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो भारत पहुंचे हैं और वो आज यानी 9 अक्टूबर से लेकर और 16 अक्टूबर तक भारत में रहने, और उनके इस विजिट में डेफिनेटली पाकिस्तान के बारे में भी बात होगी, ट्रेड की बात भी होगी, दूसरी चीजों को लेकर भी बहुत बातें की जाएंगी जितने दिन हैं बीच में। लेकिन ज्यादा बात जो है वो डर यही है पाकिस्तान को कि कहीं पाकिस्तान को लेकर भारत और अफगानिस्तान हाथ ना मिला ले। वैसे यहाँ पे हमें भारत और अफगानिस्तान हाथ मिलाता वही नजर आ रहा है, लेकिन बात सारी ये कि अगर इन्होंने हाथ इस तरह से मिला लिए और कहा कि ठीक है अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और हमारे खिलाफ हो गए, तब हम क्या करें।